सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे जो हमें यूनिट्स पढ़नी है। पहले कह सकते हो फर्स्ट विल कवर द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ड्यूरिंग दैट टाइम तुम लोग का शायद वो जहाँ पे तुम रेस्पेक्टिवली अपना फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट हो गया होगा, है ना? तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपना जैसे वैसे पढ़ो। तो पहले ये चैप्टर तुम लोग शायद पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा? ये पढ़ लिया होगा 11th में या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये चैप्टर नॉर्मली बहुत स्कोरिंग पोर्शन है और समहाउ इस रीजन में हम इस पोर्शन को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इसको इग्नोर करने का क्या होता है कि एक तो ये बहुत स्कोर मतलब इसके क्वेश्चन जो आते हैं जो मेनली थर्मोडायनेमिक्स थर्मल एक्सपांशन कैलोरीमेट्री पे यूजुअली कम आते हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर आपके या तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं और संग में हीट ट्रांसफ़र पे आते हैं। लेकिन ये पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कह सकते हो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस या बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस की है एक डिसेंट, आपने इसको पढ़ा है, डिसेंट वेव आप पढ़ो ही बहुत कम हो गए तो दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर। इन मैकेनिक्स वी स्टडी अ लॉट बट स्टिल अगर क्वेश्चन जरा सा घूम जाए तो उसमें स्कोरिंग डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्वेश्चन घूमता बहुत नहीं है पर हम पढ़ते ही कम है इसलिए कमज़ोर रह जाता है। और हीट ट्रांसफर संग में क्या होता है कि ये इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इफ़ यू दिस चैप्टर इज strong, it will help in your at least 3 chapters in the chemistry as well. 2 chapters में तो gas state and thermodynamics जो है ये वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये हम पहले ख़त्म करेंगे हीट ट्रांसफर पूरा थर्मोडायनेमिक्स हो एंड देन from there onwards we will start the electricity magnetism part and the last we will cover the modern physics. मॉडर्न फिजिक्स करते समय भी आपके अगेन केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऑल्दो ट्रीटमेंट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। वहाँ पे आपको स्कोरिंग का एक क्वेश्चन और चाहिए केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिवली फिजिक्स में केवल आपका बूर्स मॉडल ही है, हालांकि उसका फिजिक्स एस्पेक्ट या कॉलिजन्स एस्पेक्ट और भी कुछ चाहिए। एक्सरेज फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कॉमन है लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स फ्यूज़न और फिशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिजिक्स में है। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडियाज़ हो तो क्या होता है वो एक दूसरे को एनफोर्स करते हैं। तो मेनली आप कह सकते हैं कि हम जिस पोर्शन को पढ़ रहे हैं इसमें जितना चीज़ अभी वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन 3 यूनिट दे विल कंप्राइज एटलीस्ट 50% ऑफ द फिजिक्स पेपर। बाकी बच गए आपके मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स जो रह गया, ये 2 यूनिट रह गए मेनली। तो उस पोर्शन से आप मान लो मतलब मोर देन 50% ही ये पोर्शन बनाएगा क्योंकि आपका मैकेनिक्स करीबन 30% के आसपास आता है, ऑप्टिक्स वेव 10% 12%। तो समवेयर अराउंड ये जो पूरा पोर्शन है हीट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स ये मिला के करीबन 55 to 60% पोर्शन बनता है। तो मतलब बेसिकली नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अराउंड आउट ऑफ जेई मेन की बात करें तो अब 120 केमिस्ट्री का है और 60 मान लो कम से कम फिजिक्स का पोर्शन। तो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट 180 पोर्शन जो डील कर रहे हैं तो उसमें एम होना चाहिए कि वही एटलीस्ट उस पोर्शन में 135-140 मार्क्स आ जाए आपके, बाकी रिमेनिंग 180 में व्हाटएवर यू गेट। अच्छा, अब थर्मल एक्सपांशंस से स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपांशंस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एक्सपांशन ऑफ सब्सटेंस, expansion of substances, all the 3 states of matter, solid, liquid and gas, when heated. Usually we study in the
थर्मल द स्टेटमेंट थर्मल एक्सपांशन हेडिंग थर्मल एक्सपांशन, लेकिन कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा उसी लॉजिक से। तो एक्सपांशन ऑफ सब्सटेंसेज व्हेन दे आर हीटेड इज थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन में होता क्या है, जैसे अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस की बात करें पहले, तो हमें मालूम मतलब एक टर्म पड़ा थर्मल एजिटेशन। तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं रिजिडली हेल्ड होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, बट स्टिल दे आर एट सम टेम्परेचर टी दे आर इन ऑसिलेटरी मोशन। अपनी मीन पोजिशंस पे दे ऑसिलेट। When we supply energy to this body in the form of heat, तो अच्छा जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके दो वे में वो यूज़ किया जा सकता है, या दो तरीके हो सकते हैं उसके यूज़ होने के। एक फेज चेंज, कि उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लेकिन सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है सेम टेम्परेचर, मेल्टिंग। लिक्विड वेपर्स में करते हैं वेपोराइजेशन। और एक होता है कि टेम्परेचर चेंज। अभी हम बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कि जब जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज जब होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, इनके थर्मल एजिटेशंस या जो ऑसिलेशंस हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके जो थर्मल एजिटेशंस हैं या ऑसिलेशंस हैं उनके एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वो मोर विगरसली ऑसिलेट करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि ऑसिलेशन होगा तो पहले इवन इफ दे वर कोलाइडिंग, या सपोज इनिशियली दे वर नॉट कोलाइडिंग, बट जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो कोलिजन के कारण क्या होगा, एक इंट्रामोलिकुलर स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्सेस डेवलप होंगे। तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, थर्मल एजिटेशंस बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए दे हैव टू expand. तो that result in expansion of solids. लिक्विड में भी वही वाली बात है, गैसेज में भी extent of expansion is the most in gases, then उससे कम लिक्विड में and उससे कम सॉलिड में। मतलब सेम हीटिंग करेंगे तो we expect the gases to expand more compared to liquid and compared to solid. The reason is very obvious कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में, तो दे विल बी देयर एजिटेशन विल इंक्रीज, बट उसका रिजल्ट उतना नहीं होगा जितना लिक्विड में। और लिक्विड गैसेज में तो प्रैक्टिकली फोर्सेज ही है, तो अगर आप ज़्यादा भी हीट दोगे तो दे आर लाइकली टू मूव मच फार्दर कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेज। तो दैट रिजल्ट इन थर्मल एक्सपांशन। और थर्मल एक्सपांशन का कारण तो ये हो गया। थर्मल एक्सपांशन जो है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में है। सॉलिड्स में थर्मल एक्सपांशन तीनों तरीके में मिलता है, तीनों, क्योंकि जब एक्सपांड होता है तो लेंथ में भी एक्सपांशन है। अगर केवल ऑब्जेक्ट आपका लीनियर है, उसमें वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही है, तो उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, उसकी हाइट नेग्लिजिबल है, देन सॉलिड विल एक्सपांड ओनली लीनियरली। बट सॉलिड्स में आल्सो एग्जिस्ट इन लेमिनास, की थिकनेस नेग्लिजिबल है लेकिन उनका ब्रेड्थ है, लेंथ है, तो एरिया में भी दोनों डायमेंशन एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, एरिया भी एक्सपांड करेगा। एंड क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपांशन भी सॉलिड्स में होगा। लेकिन जो गैसेज और लिक्विड्स हैं दे ओनली शो वॉल्यूम एक्सपांशन।
क्योंकि गैसेस का लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हैव अ लिक्विड और गैस कि जो केवल एक लाइन ही बना रहा. यू मे जस्ट ड्रॉ एन इमेजनरी लाइन इन दैट, बट यू कैन नॉट हैव अ फ्लूइड विच इज ओनली इन, उसके कोई अदर डायमेंशन ही केवल लेंथ ही है. तो उसमें केवल एक्सपांशन क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपांशन है. तो अब नेक्स्ट आता है कि बात कि एक्सपांशंस का जो मैथमेटिकल कोई रिलेशंस हैं. तो एक्सपांशंस आपके सबसे पहले हम लीनियर एक्सपांशन अगर देखें, लीनियर एक्सपांशन आपका केवल सॉलिड्स में मिलता है. एरियल एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन भी सॉलिड्स में मिलता है. वॉल्यूम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है. तो लीनियर एक्सपांशन में सपोज आपके पास कोई एक रॉड है लेंथ L का, और किसी टेम्परेचर T पे है. इसमें हमने डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज किया. तो यहां पे इसमें जो एक्सपांशन होगा, सपोज दैट एक्सपांड या हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन पहले देख रहे हैं dt. तो ये जो एक्सपांशन होगा, मान लो इसके अंदर एक्सपांशन हुआ dl, तो dl विल बी प्रोपोर्शनल टू एक तो लेंथ. जितना ज्यादा लेंथ होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा. अगर 1 मीटर में सपोज 0.001 मीटर एक्सपांड होता है, तो 2 मीटर अंडर सेम सर्कल 2 मीटर में 0.002 मीटर होगा, तो उसके प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर dt. तो यानी इसको कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा dl प्रोपोर्शनल टू L dt. लेकिन ये तो हो गया दो फिजिकल पैरामीटर. यू मे हैव अ L लेंथ ऑफ कॉपर, L लेंथ ऑफ सिल्वर एंड L लेंथ ऑफ वुड एज वेल. सबका ही वन डायमेंशन ही है. But still, and you may increase the temperature by the same amount as well. But still, we see some expand more, some expand less. तो कोई ना कोई उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए जो उस मटेरियल का टेक केयर करता हो. दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड हियर दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो dl बिकम्स अल्फा L dt, या dl बाई L. इसको आप इस क्वांटिटी क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ क्या हुआ? dl. ओरिजिनल वाज एट दैट मोमेंट L इज आल्सो वेरिएबल हियर, इज अल्फा dt. यूजुअली क्या होता है कि अल्फा हम ज्यादातर कैलकुलेशंस में ये मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अल्फा कांस्टेंट रहता है एक मटेरियल का. लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्फा, मतलब अगर बिल्कुल उसे एक्सट्रीम लेवल पे या देखा जाए तो अल्फा इज आल्सो वेरिएबल. अल्फा समटाइम में चेंज विद टेम्परेचर, समटाइम इट मे बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो डिपेंड करता है, बट इट कैन बी अ वेरिएबल. तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ऑलवेज होल्ड करेगा वॉट एवर बी द सिनेरियो. मतलब इट विल वर्क इवन व्हेन द अल्फा इज अ वेरिएबल, चेंजिंग विद टेम्परेचर, चेंजिंग विद लेंथ. लेंथ चेंज करने वाला क्या है कि आपका यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो x डिस्टेंस पे जो लेंथ है उसके लिए एक्सपांशन कोफिशिएंट अलग है. मतलब मान लो कि दैट कैन अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन. मान लो कि आपने जो रॉड बनाई उसमें मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अलग है. वही जैसे आप वहाँ पे भी देखते हो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालते हैं तो नॉर्मली तो यूनिफॉर्म है, पर मान लो कि कुछ ऐसा तरीका है कि रॉड में इधर ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ कम है. तो अगर ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज है, तो यू में एक्सपेक्ट कि इस रीजन में जो इंट्रामोलिकुलर स्ट्रेस डेवलप होगा,
दैट विल बी मोर कंपेयर टू समवेयर जहाँ पे डेंसिटी कम है, पार्टिकल ऑलरेडी दूर है. तो देयर मे बी रीजन, पर वो हमें नहीं जाना है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि कारण उसके क्या है या उस पर कोई मेरे की. और 99% प्रॉब्लम्स विल बी जिसमें अल्फा कांस्टेंट ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पे बोला हो सकता है कि अल्फा एक वेरिएशन दिया हुआ है, तब आपको ये क्वेश्चन यूज करनी है. तो उस समय तो क्या हो जाएगा, dl अगर आपको तब लेंथ दिखा तो dl भैया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है. तो अगर इनिशियल लेंथ L नॉट है, फाइनल लेंथ L है, तो dl बाई L अल्फा अगर फंक्शन dt t नॉट से t. यहां तक कोई भी हमने एजम्पशन नहीं लिया है, यहां तक ये हर सिनेरियो में वैलिड है. इफ अल्फा इज कांस्टेंट, मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म याद रखना जरूरी है. हमें ये मालूम है कि जहाँ पे हमने फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं उसका जेनेसिस क्या है, क्योंकि आपका उसी के जेनेसिस में ही आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट छुपा है. तो ये हो गया. लेकिन अब मान लो कि अगर अच्छा अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू काफी कम होता है. इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट विल द यूनिट ऑफ दैट. ये तो यूनिट लेस है, ये पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है ना. तो इसमें जनरली अल्फा का जो भी वैल्यू है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन दिया हुआ होता है. और इसकी वैल्यू जो होती है वो काफी कम होती है, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻6 -7 इस ऑर्डर पे जाता है. इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा, ln L बाई L नॉट. और अल्फा अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये आ गया t माइनस टी नॉट. अच्छा टेम्परेचर चेंज जो भी होंगे एट द मैक्सिमम दे विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100. आपका 20 मतलब इवन 100 ऑर्डर भी का ज़्यादा ही है, लेकिन एट द मैक्स क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर 25 है, आपने पहुंचा के 225 कर दिया. बट इट विल नॉट बी ऑर्डर ऑफ 10⁻3 10⁻4. उतने में तो मेल्ट ही हो जाएगा, मटेरियल ही शायद मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, तो स्टेट ही बदल जाएगा. तो जनरली टेम्परेचर चेंज का ऑर्डर वैसे तो इन द पावर ऑफ 10 ही होगा, 10 के उसमें ही होगा, 100 से भी कम होता है, या एट द मोस्ट हो तो 100 के ऑर्डर में होगा, बट नॉट इवन इन थाउजेंड्स ऑर्डर. तो आप जब प्रोडक्ट की बात आएगी इनकी, तो दैट प्रोडक्ट इज स्टिल क्वाइट लेस. अगर 10⁻⁻4 को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट स्टिल कम 0.01. तो ये आपका ये अल्फा जब कांस्टेंट है तो L क्या हो जाएगा, L नॉट e टू द पावर अल्फा डेल्टा टी ले लिया ऐसे, है ना. अल्फा पॉजिटिव है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेफिनेटली L इज मोर देन L नॉट, इंक्रीज हो रहा है. e पर x का एक्सपांशन होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3. ये e पर x का एक्सपांशन होता है. एंड सो ऑन. तो अगर अल्फा डेल्टा टी इज क्वाइट स्मॉल तो हायर पावर्स कैन बी neglected. L becomes final length L naught 1 plus alpha delta t. तो ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि न्यू लेंथ बिकम्स L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसका जेनेसिस इस यहाँ से स्टार्ट होता है. इवन अगर हम मतलब इवन ये भी एक तरह से देखा है तो इट्स एन समवॉट अप्रोक्सीमेटेड, मतलब एक्चुअली ये ही एक्सप्रेशन है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली या प्रैक्टिकली फर्क ही नहीं पड़ता, यही है ये चीज. तो डेरिवेशन इसका यहां से. अच्छा तो L नया लेंथ हो गया, L नॉट फाइनल इनिशियल लेंथ है, तो L माइनस L नॉट बाई L नॉट विच इज अल्फा डेल्टा टी, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल change in length.
fractional change in length depends only on alpha and change in temperature, but change in length depends on alpha, change in temperature as well as initial length, but fractional change in length does not depend on initial length. चाहे आपके 1 मीटर हो चाहे 10 मीटर हो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अगर एक मटेरियल सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो वो सेम। तो ये आपका आ गया। जैसे एक प्रॉब्लम कई बार आ जाता है कि ये देखो पेज नंबर 9 पे a bar, page number, question number 4. A bar of length L0 is heated from temperature T1 to T2. Find the final length of the bar if its coefficient of linear expansion varies according to the equation alpha equal to AL, where A is constant and L is length of bar. यहाँ पे alpha is function of length, कांस्टेंट नहीं है। तो आपको चाहिए कि T1 से T2 जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, इनिशियल लेंथ L0 है, तो व्हाट विल बी योर फाइनल लेंथ? तो वी नो दैट DL इक्वल टू DL बाई L इज अल्फा dt. दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑल सिचुएशंस, वेदर वेरिएशंस है नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अल्फा को आप AL लिखोगे, A कांस्टेंट है तो DL बाई ये L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधा वो यूज नहीं कर सकते, आपने जो एक्सपोनेंशियल आता, तो वो डेरिवेशन तब आया था अल्फा और कांस्टेंट। अब ये हो गया इज A dt, integrating this will be L0 to L, T1 to T2, तो ये -1 by L plus 1 by L0 हो जाएगा इंटीग्रेट करने का, लिमिट रखने के बाद, विल बी A T2 minus T1, तो 1 by L equal to 1 by L0 minus A T2 minus T1, 1 by L is 1 by L0 minus L0 A T2 minus T1, ये हो गया। L हो जाएगा L0 by 1 minus L0 A T2 minus T1. This is the final length of the rod under these circumstances. समझ में ये बात? यहाँ पे अब मान लो कभी ऐसा देते हैं A by L है, तो इवन L DL इक्वल टू विल बिकम A dt, L माइनस L0 इक्वल टू A डेल्टा T, यानी प्रैक्टिकली उस L कैंसिल हो गया। तब वो जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो एग्जैक्टली उस समय वो हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो ये हुआ। अच्छा, अब एक चीज है, अच्छा एरिया का क्या होगा? बिल्कुल एरिया का सिमिलर वे में, अगर आपके पास एक प्लेट है, ये सॉलिड्स में ही मिलेगा सुपरफिशियल एक्सपांशन A और B। अगर ये आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं, हर डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर ये आइसोट्रोपिक का मान लो ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो अल्फा x विल बी इक्वल टू अल्फा y, दो तरफ अल्फा है मान लो। तो अगर इसमें जब आप हीट करोगे तो ये डायमेंशन बढ़ेगा, ये डायमेंशन बढ़ेगा, एक्सपांड हुआ।
तो आपके पास पहले एरिया थी ए नॉट ए बी, नई एरिया हो जाएगी ए 1 प्लस एल्फा एक्स डेल्टा टी, बी 1 प्लस एल्फा वाई डेल्टा टी। एक बार चलो हम ऐसे ही करते हैं, मान लो कि अगर अलग अलग होता, लेट्स एज्यूम कि दोनों एनिसोट्रॉपिक होते हैं, तो इसी से हमारा एनिसोट्रॉपिक का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी, इफ वी ओपन इट, अगर ये दोनों तरफ सेम है तब तो अगर दोनों तरफ सेम है तब तो क्या हो जाएगा, ए बी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा डेल्टा टी इज क्वाइट स्मॉल, तो वी नो दैट 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। तो अगेन हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड इट विल बिकम 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली। तो आपका सीधा ही काम हो जाएगा ए बी 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, दिस इज द ओरिजिनल एरिया, दिस इज known as that beta, coefficient of superficial expansion, which is 2 alpha if isotropic। लेकिन तो ये तो आपका आ गया, पर अगर ऐसा है तो क्या होगा, 1 प्लस एक एक्सप्रेशन आएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, और एक आएगा अल्फा एक्स अल्फा वाई डेल्टा टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी अल्फा एक्स डेल्टा टी ही बहुत छोटा था, तो इनके प्रोडक्ट फर्दर स्मॉल हो जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी ये क्या हुआ, ए बी 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा दोनों सेम है, अगर आइसोट्रोपिक है तो हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस, क्योंकि आपने वहां भी तो अप्रोक्सीमेशन ही किया था, आपने जब स्क्वायर किया था तब भी अप्रोक्सीमेट ही किया था, तो वहां पे हमने सीरीज में कर दिया था सीधा, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका अफेक्टिव अल्फा हुआ वो क्या हुआ, ये दोनों का सम हो गया, क्योंकि दोनों सेम थे इसलिए 2 अल्फा हो गया। बट सपोज अगर ये आइसोट्रोपिक नहीं होता तो योर अल्फा बीटा वुड हैव बीन अल्फा एक्स प्लस, एनिसोट्रोपिक सॉलिड लैमिना के लिए क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इनफैक्ट यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर, अगर आपके 3 डायमेंशन है ए बी और सी हैं, तो पहले तो वही, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया ए एफ इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, या अगर डिफरेंशियल लिखें तो वही डी ए बाई ए बीटा डी टी, एंड बीटा इक्वल टू ट्वाइस एल्फा फॉर आइसोट्रोपिक। सिमिलरली 3 डायमेंशन में क्या होगा कि ए बी इंटू सी, तो वहां पे 1 प्लस एल्फा एक्स डेल्टा टी, एल्फा वाई डेल्टा टी और एल्फा जेड डेल्टा टी। अगर तीनों डायरेक्शन में सेम है तो एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा जेड 3 अल्फा जेड, बाकी नेग्लेक्ट, हर तीनों मल्टीप्लाई, उसमें क्या होगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट फ्यू टर्म्स जिसमें 2 अल्फा मल्टीप्लाई है और कुछ एक में तीनों अल्फा मल्टीप्लाइड वाला टर्म भी आएगा, तो वो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, एक आइसोट्रोपिक है तो 3 अल्फा। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि 2 डायमेंशन में एक जैसा बिहेवियर है, लेकिन एक डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है उसमें बिहेवियर अलग है, तो उस केस के लिए गामा बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया या सुपरफिशियल एक्सपांशन, गामा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन या क्यूबिकल एक्सपांशन। तो अगर मान लो कि कोई 3 डायमेंशनल सब्सटेंस है पर एनिसोट्रोपिक जैसे ग्रेफाइट है, हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में कि हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं और एक लेयर टू लेयर स्ट्रक्चर होता है एबीएबी पैटर्न। तो ये जो अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन बोलूं, और ये उसके ऊपर लेयर, तो ये वाला जो एक्स और वाई है यहां पे पैटर्न एक जैसे ही दो तरफ, लेकिन इधर एक अलग पैटर्न है, हाइट में कोई डिफरेंस अलग है। तो ग्रेफाइट के लिए अलोंग द प्लेन अल्फा और अल्फा एक्स अल्फा वाई जो 2 परपेंडिकुलर होंगे वो सेम होंगे, लेकिन अल्फा जेड अलग होगा।
तो कोई पूछे व्हाट इज द गामा ग्रेफाइट, इट विल बी ट्वाइस अल्फा मतलब या अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तो जो अल्फा एक्स अल्फा वाई सेम है तो ट्वाइस अल्फा प्लस अल्फा जेड, तीनों सेम है तो अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा हो गया, और तीनों डिफरेंट है तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। कभी ऐसे मान लो कि आपके पास एक क्यूब है, ये x है, ये y है, ये z है, और तीनों डायरेक्शन में अल्फा एक्स अल्फा वाई डिफरेंट है। तो कोई अगर पूछे कि ये जो एरिया है, मान लो ए बी सी डी, ये x है, ये y है, ये z है, कोई पूछे कि ये जो फेस है व्हाट विल बी इट्स बीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर तो मतलब है नहीं, या मतलब इसके ये परपेंडिकुलर x के, तो इसके जो डायमेंशन है वो क्या है y और z में, तो इसका बीटा हो जाएगा अल्फा y प्लस अल्फा z। लेकिन इस वाले का क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर z है तो ये अल्फा x प्लस अल्फा y, और पूरे क्यूब का अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z। ठीक है, तो हमने संग में जैसा एनिसोट्रॉपिक का भी आइडिया ले लिया। कहीं का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको तीनों अलग है तब क्या होगा, तो सीरीज सिंपली अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अच्छा, एरिया में अगर जैसे आपके पास एक ये प्लेट है और एक प्लेट, मतलब ये भी कॉपर प्लेट है पर ये कॉपर फ्रेम है, और एक है कॉपर प्लेट, दोनों ही मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल है उनकी, पर ये पूरी एक सॉलिड कॉपर प्लेट है और ये कॉपर फ्रेम है, हालांकि लेंथ ए है, ये बी है, यहाँ पे भी ए और बी है। तो इसमें अगर डेल्टा टी से राइज किया जाएगा टेम्परेचर तो एरिया का एक्सपांशन दोनों में सेम होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक प्लेट था पूरा फील्ड है, मेटल अगर सेम है तो आप अगर एक फ्रेम का एक्सपांड करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है पर ये आपस में कनेक्टेड है तो इनमें वही एक्सपांशन होगा जो यहाँ पे भी। नया एरिया इसका भी ए बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होगा और इसका भी ए बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होगा। फिर एक आता है सेपरेशन ऑफ बाउंडेड लेंथ्स। जैसे मान लो कि आपके पास एक, ये इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन, एक आपके पास प्लेट है, कोई मेटल प्लेट है, इसमें एक कैविटी बनाया, कैविटी या होल कह सकते हैं, कैविटी जनरली 3 डायमेंशनल बनेगा। तो इसका रेडियस r1 है, एक ये बनाया कैविटी, इसका रेडियस r2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, ये लेंथ b है, ये लेंथ a है, और मटेरियल थ्रू आउट, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, ये होल है, लेकिन जो है वो सेम थ्रू आउट सेम मटेरियल है। तो देखो इसमें हर ये एक दूसरे से, मतलब ये दो सेपरेट कभी भी नहीं हुए, दे आर कनेक्टेड। जैसे ये दोनों पॉइंट क्या है, इससे कनेक्टेड है और सेम मेटल्स कनेक्टेड। तो अब मान लो इसको आपने टेम्परेचर राइज किया तो कोई पूछे भाई इसमें बी इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा, मतलब क्वेश्चन ये है कि सपोज टेम्परेचर इज राइज बाई डेल्टा थीटा बाई थीटा, तो लेंथ ए विल इंक्रीज, B will increase, R1 will increase, R2 will increase, D will increase, तो क्या होगा, या D will decrease। तो इसमें क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं सेम मटेरियल से तो ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये जो है इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। अच्छा ये क्या होगा, तुमने सोचा ये दो इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा,
बट अगर दो पार्टिकल कनेक्टेड हैं आपस में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोवाइडेड अल्फा इज बीटा इज पॉजिटिव, जो कि यूजुअली होता है, वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस. In fact, we only come across at our level one circumstance of cubical expansion of water, जब 0 से 4 डिग्री में गामा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ता है. बाकी तो टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा ये सब क्वांटिटी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपांशन पॉजिटिव ही होते हैं. तो जब एक्सपांशन होता है तो वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है. ऐसा नहीं कि ये एक्सपांड हुआ, ये एक्सपांड हुआ, ये कम हो गया. ये भी एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा. एवरीथिंग इज एक्सपांडिंग. मतलब एक तरह से कह सकते हो एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट नहीं होता है. जैसे कि एक फोटोग्राफ की तरह उसे आपने एनलार्ज किया तो उसमें क्या कोई भी चीज कम होने वाली है. आप अगर एनलार्ज आप ऐसा मत सोचो कि ओके ये एनलार्ज होगा तो ये कम हो गया. इट्स अ कंप्लीट एनलार्जमेंट. तो एनलार्जमेंट हो तो उसके कोई भी दो डिस्टेंस जो आपस में कनेक्टेड है इन सम वे और सेम मेटेरियल है तो वो एनलार्ज ही. मतलब यहाँ पे एवरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. बी भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, डी भी बढ़ेगा. क्योंकि इन दो R1 कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो डायमीटर ये कनेक्ट हो गए 2 पॉइंट से, बाउंडेड पॉइंट्स हो गए तो D1 बढ़ेगा. तो D1 बढ़ेगा तो R1 भी उसी में बढ़ जाएगा. तो D1 नया जो होगा डिवाइडेड बाई 2 इज द R1 न्यू. सिमिलरली ये भी बढ़ेगा तो एवरीथिंग विल इंक्रीज. मतलब अगर आप ये बोला जाए कि नए लेंथ्स को अगर हम B डैश, A डैश, R1 डैश, R2 डैश, D डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यू लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो फॉर ऑल विल बी सेम एंड दैट विल बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. यहाँ पे अल्फा लेंगे क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं. ये तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पर क्वेश्चन आते भी होता कुछ ऐसे एक ऐसा दे दिया, इसमें एक ट्राइंगुलर कैविटी बना दी यहाँ पे, तो ये जैसे ये डिस्टेंस बोल दिया कि ऐसे कैविटी बना दिया, ये बी है कैविटी और ये सी है. एंड दे आस्क की ऑन इंक्रीजिंग बी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, सी कम होगा. बहुत बार ये होता है कि ये तो बढ़ रहा है पर ये कम हो जाएगा. सी भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, ये भी डिस्टेंस बढ़ेगा, ये भी डिस्टेंस. कोई भी 2 पॉइंट लोगे दैट डिस्टेंस विल इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो ये हो गया. अगर आपके पास एक कैविटी है, स्फीयर है मान लो, उसके अंदर एक कैविटी आपने बना दिया. ये प्लेट ही एक स्फीयर है, उसके अंदर कैविटी है. कैविटी का रेडियस a है, ये R1 R है. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल आल्सो इंक्रीज. अगर इनके बीच का डिस्टेंस d दिया है तो d विल आल्सो इंक्रीज. ये a बढ़ेगा, R बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये चीज कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. तो इसको बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ मतलब बाउंडेड लेंथ. हाँ, लेकिन ये जैसे आपके पास ये है, मान लो आपने दो ऐसे लिए, ये सपोज एक सिनेरियो ये है कि ये दो एक जैसी स्क्वायर प्लेट्स हैं, एक ही मटेरियल है, ऐसे रखा हुआ है. अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया क्योंकि अब ये दोनों पॉइंट आपस में जॉइंट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये बड़ा, ये भी बड़ा, ये डिस्टेंस कम हुआ. लेकिन अगर यही चीज आप ऐसे कर दो, ज्वाइन कर देते, पहले ये था ज्वाइन नहीं थी, तब इसमें ये लेंथ बढ़ी, ये लेंथ बढ़ी, लेकिन ये जो बीच में डिस्टेंस थी इन दोनों पॉइंट के, ये कम हो गई इसमें क्योंकि दे आर नॉट बाउंडेड, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. लेकिन जब आपने मान लो एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सेम मेटल से, अब क्या होगा? अब ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, पर ये जो लेंथ बढ़ेगी ये भी पुश करेगी, तो ये भी बढ़ेगा, अब ये भी बढ़ेगा. ठीक है.
तो वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा dV बाई V, बिल्कुल सिमिलर वे में गामा dt या V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यूजुअली ये अप्लाई कर सकते हैं। आइसोट्रोपिक तो गामा 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, गामा विल बी 3 अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपांशन। ये वॉल्यूम का रिलेशन है। डेंसिटी रिलेशन क्या होगा? अगर आपके पास कोई स्फीयर है या कोई भी वॉल्यूम है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो वॉल्यूम इंक्रीजेस बट मास रिमेन सेम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मान लो पहले आपका मास m जो है दैट वाज v नॉट d नॉट, बाद में भी मास तो यही था, वॉल्यूम सपोज हो गया vf, डेंसिटी हो गई df, तो these two should be same। तो v नॉट d नॉट, vf can be written as v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा t, df निकालना है तो v नॉट कैंसिल हो गया, तो df क्या हो गया, d नॉट डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर गामा डेल्टा टी को यूजुअली बहुत छोटा होता है, लेकिन ये वाली बात है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ रीजन। हम जनरली क्या होता है, आउट ऑफ 20 प्रॉब्लम्स 1 प्रॉब्लम 19 प्रॉब्लम्स ऐसा होगा गामा डेल्टा टी इज नेग्लिजिबल। ये कभी कभार आपको समटाइम क्या होता है कि वो जो स्मॉल चेंज ही है जो आप न्यूमेरिकली नेग्लेक्ट कर देते हो, बट कभी कभार एनालाइज करने के लिए यू मे स्टिल रिक्वायर दैट स्मॉल वैल्यू, वो आपको रिजल्ट को डिफर कर सकता है। तो आपको मतलब यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप जैसे कभी कंपैरिजन कर रहे हो कि ये ज़्यादा होगा या कम होगा, तो नॉर्मली तो क्या, जैसे इसमें ये तो पहले तो डेंसिटी कम हुआ, फिर डी एफ को लिख सकते हैं डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी -1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर गामा डेल्टा टी बहुत छोटा है तो फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी डी नॉट डी 1 माइनस, कम अभी भी आ रहा है, मतलब आपने बैटरी ये कर दिया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी ही आएगी, तो यहाँ पे आपको डिवीजन के बजाय सीधे सब्ट्रैक्शन और से काम चल जाएगा, वहाँ पे को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो ये कि ये तभी वैलिड है जब गामा डेल्टा टी आपका कम से कम वो 0.01 और की रेंज का है। अगर वो 1 के रेस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट हो जाए, मान लो कि आपका गामा डेल्टा टी का वैल्यू ही सपोज 0.2 के आसपास आ रहा है, या कुछ ऐसा आ रहा है कि स्क्वायर होने पे वो खुद 0.1 और वैल्यू बन रही है, तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कई बार हो सकता है कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन कंपेयर करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो रेदर देन ये वाला, तो आपको एक बार ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि इसका ओरिजिन यहाँ पे है, फिर ये अप्रोक्सीमेटेड है, और जहाँ तक पॉसिबल हो शुरुआत में पहले यही लिखो, इसी से कैलकुलेट कर दो। तो डेंसिटी डिक्रीजेस, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। डेंसिटी जैसे वाटर का है, वाटर का डेंसिटी, अगर डेंसिटी नॉर्मली जब ये अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें गामा डेल्टा टी, डेल्टा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, गामा भी पॉजिटिव है यूजुअली। तो आपके पास अगर इसको आपका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इसे डेंसिटी का, तो क्या होगा, इट्स अ y इक्वल टू 1 प्लस kx where k is positive और x is also change in temperature is also positive साइड में आ रहा है, तो dy by dx will be, और एक और करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस k स्क्वायर, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, तो इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डेंसिटी विल डिक्रीज। लेकिन वाटर के केस में जैसी बात अलग होती है। वाटर के केस में क्या होता है
कॉन्केव ये तो डेंसिटी का जनरल कर्व हो गया किसी सब्सटेंस का, पर वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे गामा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ता है अप टू 0 से 4 पे मैक्सिमम पहुंच के 1 ग्राम पर सीसी पहुंचता है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि दोनों ही वेरिएशन है, तो के जब पॉजिटिव है तब तो ऐसा ही हो गया, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे के की वैल्यू नेगेटिव होती तब आपका क्या होता, तब ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग और ये तो स्टिल पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव अपवर्ड। तो वाटर की डेंसिटी आपकी इस तरह से वेरी करती है, 0 से 4 में इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव अपवर्ड। बहुत ग्राफ पूछ लेते हैं, देन this is the graph of variation of density of water with temperature from 0 से onward, where this is 4 degree 1 gram per cc। otherwise simply density का कर लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जिन पे प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो एक तो इसमें ये भी आता है कि जैसे कई का हमने ये घरों में भी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई अगर बोतल होता है, ग्लास बोतल होता है, उस पर मेटल लिड होता है, तो मेटल लिड अगर इस ग्लास बोतल पे है, एक्चुअली ये भी एक वो है, मतलब जनरली अगर मेटल का बोतल अगर होता है तो उस पर कोई ग्लास लिड नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कई कई टाइट हो जाता है, बहुत खुलता नहीं है। तो उसे हम, ये मेटल है, जैसे जैम की बोतल होता है, अचार की बोतल होती है, तो उसमें यूजुअली कांच का तो बोतल है, पर लिड आपका मेटल का होता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर ये बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज जो काफ़ी फिट हो गए, नहीं ओपन हो पा रहे, तो हम जनरली उसे क्या करते हैं कि हॉट वाटर के टैप के नीचे रख देते हैं ज़्यादा देर। तो होता क्या है कि दोनों ही एक्सपांड करते हैं, ग्लास भी एक्सपांड करता है, मेटल भी एक्सपांड करता है, बट मेटल जिससे वो बना हुआ होता है लिड, दैट इज हैविंग, अच्छा इसीलिए वो जो लिड भी होता है वो बाहर की तरफ होता है, उसका जो ओपनिंग है वो अंदर से नहीं होती है, क्योंकि आपको एक्सपांड मेटल ज़्यादा करेगा, क्योंकि अंदर से ओपनिंग होगा तो आपको खोलने के लिए चाहिए कि जो बोतल है वो ज़्यादा एक्सपांसिबल होना चाहिए उसका मटेरियल। लेकिन अगर लिड की मेटल की एक्सपांसिविटी ज़्यादा है तो इट शुड बी द क्लोज करने का जो तरीका है वो बाहर से होना चाहिए। तो क्या होगा, जब आप हीट करोगे तो ग्लास विल एक्सपांड, मेटल विल आल्सो एक्सपांड, बट द एक्सपांशन ऑफ मेटल विल बी स्लाइटली मोर, तो वो ढीला हो जाएगा, इजीली खुल जाएगा। फिर एक एग्जांपल्स आपके दिए आते हैं कि जो रेलवे ट्रैक हो रहे हैं उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो एक फिगर भी आपको दिया है, ये देखो पेज नंबर 2 में, रेल रोड ट्रैक्स इन एसब्यूरी पार्क न्यू जर्सी, वाले एक वो फोटो लिया गया है कि बिकॉज अगर आपने अगर डिस्टेंस नहीं छोड़ दिया गया तो रेलवे ट्रैक बेंड हो जाएगा, क्योंकि जब वो समर में एक्सपांशन होगा तो जब स्पेस ही नहीं मिलेगा जाने के लिए तो वो बेंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसीलिए वो बीच में स्पेस छोड़ देते हैं कि अगर जब एक्सपांड भी हो रहा है तो उतना स्पेस छोड़ दिया कि एक्सपांड होके आ जाए, और फिर जब कॉन्टैक्ट होके आ जाए, मतलब बट बेंड ना करे, क्योंकि अदरवाइज अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक्सपांशन जो लीनियर होना था वो बेंडिंग में चला जाएगा।
तो ये रेलवे ट्रैक्स में क्यों गैप छोड़ते हैं ये इसलिए। देन फिर आपके पास अब एक एक करके इस पे कुछ जैसे आप अगला जो है फर्स्ट एक देखते हैं पेंडुलम क्लॉक, और इनसे प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम्स बनते हैं इनके एप्लीकेशंस पे ही बनते हैं। पेंडुलम क्लॉक क्या है कि जिसके अंदर भाई हम लोग यूज भी कर रहे हैं कि जो पेंडुलम बॉब जिससे कनेक्टेड है, अगर वो मेटेलिक वायर है ऑफ लेंथ एल, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है जहाँ से वो हिंज किया हुआ है, जिधर वो ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर मेटल से बना हुआ वायर है ये, तो अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जी तो प्रैक्टिकली रिमेन सेम, क्योंकि जी भी हाइट के साथ चेंज करता है, बट दैट हाइट शुड बी इन द रेंज ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया और इसको करेक्ट कैलिब्रेटेड किया एट लेट से कोई टेम्परेचर T0 पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो उसका ग्रेजुएटेड टेम्परेचर कहलाता है या कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, जब उसे राइटली कैलिब्रेट किया। पर अब आपने टेम्परेचर राइज किया तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई L dash by G, where L dash is become L1 plus alpha of the metal जिससे ये बना हुआ है डेल्टा T। इसको लिख सकते हो 2 पाई रूट L by G 1 प्लस एल्फा डेल्टा T हाफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये तो T0, ये तो T हो गया ओरिजिनल T0, और ये 1 प्लस NX। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया एक्सपेंशन में, इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब टाइम का लॉस होना है या गेन होना है? लॉस होना। जो चीज पहले एक सपोज 2 सेकंड में हो रहा था, वो 2 पॉइंट समथिंग में हो रहा है, तो एक्चुअली यू आर लूजिंग टाइम ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको जो एक्चुअली होना चाहिए था, जो है एक्चुअली उससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम लॉस हो गया। एक्सपांशन हुआ तो टाइम लॉस हो रहा है। तो टी डैश, ये तो इंक्रीज टाइम पीरियड हो गया, टी डैश माइनस T0 बाई T0 विल बी हाफ एल्फा डेल्टा टी। This quantity is called delta T by T0, change in time period by initial time period, fractional change in time period, जो कि हाफ अल्फा T0 हो गया, अल्फा डेल्टा T हो गया, which is half of fractional change in length. Fractional change in length was alpha delta T, so it is half of fractional change in length। और ये वाली वैल्यू अगेन ओरिजिनल टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं कर रही है, ओनली अल्फा पे और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ये डेल्टा थीटा के लोग ना कंफ्यूजन ज़्यादा हो है ना, कोई टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया डेल्टा टी बाई T0 चेंज इन टाइम पीरियड बाई दिस। अच्छा, इस क्वांटिटी को आप क्या हो सकते हो, ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है, मतलब पर सेकेंड टाइम, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब डेल्टा टी आपका पॉजिटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, इन टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो दिस क्वांटिटी इज टाइम लॉस पर सेकेंड, टाइम लॉस्ट पर सेकेंड। क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ा तो एक्चुअली आपका टाइम लॉस हुआ। पर सेकेंड ये है, पर मिनट, पर डे, पर आवर, फिर डिपेंड करता है। एक पर मिनट में हो जाएगा 60, पर डे में हो जाएगा 60 × 60 × 24, है ना। एक ये पर सेकेंड है तो 60
into 60 into 24. ये कितना है 140 414 और ये 1864। These are the, ये याद रखिए 186400 is the time in seconds in a day. 18600 186,400 the time in seconds 86400 86400, ठीक है। तो ये आपका होगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। One fine day up to 12 noon, one fine day up to 12 noon, a pendulum clock and a digital clock, one fine day up to 12 noon, a pendulum clock and a digital clock show same time. Digital clock does not depend on this principle, so that shows the time. मतलब उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है, यानी वो सही टाइम दिखा रहा है। तो पेंडुलम क्लॉक भी उस तरह सही टाइम दिखा रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस, कॉमा इफ सडनली टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस and then at 3 p.m. it is decreased to 20 degrees Celsius. If suddenly temperature is increased to 50 degrees Celsius and then at 3 p.m. it is decreased to 20 degrees Celsius, find time when both clocks will show same time again. Find time when both clocks will show same time again. Half alpha delta theta is the fractional change in time period. टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम लॉस होता है। और टेम्परेचर अगर ऐसा इस वाले केस में जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज 30 इज द टेम्परेचर व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इज लाइक दैट कि वो सही टाइम डिजिटल क्लॉक से मैच करता है। बट व्हेन टेम्परेचर उससे कम या अगर उससे ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम का लॉस होगा। और कम होगा तो टाइम, अगेन आप मैग्नीट्यूड वही निकालो, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करो कैलिब्रेटेड, कम हुआ है तो कैलिब्रेटेड माइनस वो करो। पर वहाँ पे टाइम पीरियड आपका एक्चुअली कम हो रहा है, मतलब टाइम का गेन हो रहा है, क्योंकि आपका जो चीज़ जल्दी खत्म हो रही है, टाइम का गेन हो रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक सिचुएशन में टाइम का लॉस हो रहा है, फिर टाइम का गेन हो रहा है, क्योंकि एक बार टेम्परेचर 50 है कैलिब्रेटेड से ज़्यादा, एक बार कैलिब्रेटेड से कम है। तो
पहले आपका 50 डिग्री पे क्या होगा, टाइम लॉस होगा, यानी जो डिजिटल क्लॉक है आपकी पेंडुलम क्लॉक उससे पीछे रहेगी, बट फिर टाइम का गेन होगा। पेंडुलम क्लॉक धीरे धीरे उसे कोप अप करना शुरू करेगी, क्योंकि वो अब उसका टाइम जो है, टाइम पीरियड बढ़ गया तो वो क्या हो रहा है, अब टाइम पीरियड उसका कम हो गया तो टाइम का गेन कर रहा है। तो जिस समय आपका लॉस और गेन, भाई 3 आवर्स तक तो लॉस हुआ टाइम का, फिर निकालो कितने आवर्स तक गेन हो कि वो दोनों सेम हो जाए, है ना। टू अगेन शो द सेम टाइम योर लॉस एंड गेन शुड बी सेम। तो 3 आवर्स तो आपने लूज किया टाइम को, टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब टाइम का लूज होना, जो चीज कम टाइम में एक्चुअली होनी चाहिए थी वो ज्यादा टाइम में शो हो रही है, तो आप टाइम लूज कर रहे हो। जो चीज आपको 2 सेकंड मिलना चाहिए था आपको दिखाया 2.0, और फिर जब लेंथ कम हो गई तो यू आर गेनिंग टाइम। तो आपको क्योंकि जो लॉस किया उसको कंपेंसेट करना है, करो देखो। बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो फिर से टाइम कब दोनों क्लॉक सेम दिखाएंगे। क्या होगा, लॉस, टोटल लॉस इन टाइम शुड बी इक्वल टू टोटल गेन इन टाइम। फ्रैक्शनल लॉस पर सेकेंड लॉस होता है हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। लॉस के समय जो बात आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, पहले जो था ये आपको हो रहा है 12 से लेके 3 PM तक, यार एक्चुअली लूजिंग टाइम, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है कैलिब्रेटेड से। तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा विल बी 50 माइनस 30, और यहाँ पे ये पर सेकेंड है, टाइम कितना है 3 आवर्स, एक आवर्स में ही निकाल लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दो तो टाइम ही है, इक्वल टू टोटल गेन इन टाइम, जो कि हमें कितने टाइम तक देखना करना पड़ेगा। तो ये 3 आवर्स तक एक्चुअली लूज हुआ, देन हाफ अल्फा। अब गेन, जब टाइम का गेन हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा 30 माइनस, अब आपका एक्चुअली टेम्परेचर क्या हो गया 20 हो गया। तो बेसिकली आपकी लेंथ हो गई L0 1 प्लस अल्फा 20 माइनस 30, यानी 1 माइनस अल्फा 10। तो वो एक्चुअली लेंथ कम हो गया तो टाइम मिल रहा है, पर हमें तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ अल्फा 30 माइनस, एक्चुअली आप ऐसे कह लो ये जो है, पर आपको तो क्या करना है, एक्चुअली वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट यू हैव टू इक्वेट their magnitude into T hours। तो इसको सॉल्व करके ये तो कैंसिल हो गया, दिस विल कम 20 into 3/10, तो आवर्स कितने हो गए 6 आवर्स, यानी 3 घंटे तक टाइम लॉस हुआ। तो यहाँ अंडर दिस सर्कमस्टांसेस 6 आवर्स तक टाइम गेन होगा। तो वापस उस मोमेंट पे फिर से वो सिचुएशन आएगी, उसके बाद फिर से टाइम गेन वॉश हो जाएगा। तो अगेन क्योंकि
12 noon पे they were correctly showing the same, they were in sync. फिर up to the in between they were not in sync. पहले एक लूज कर रहा है, फिर गेन कर रहा है, बट मोमेंट वो कब आएगा फिर से जब टाइम से हो जाएगा? आफ्टर 9 आवर्स बेसिकली, यानी टाइम 9 PM. तो 9 PM पे अगेन द डिजिटल क्लॉक एंड द पेंडुलम कम फिर अगेन शो द सेम टाइम. अच्छा, फिर इसमें एक होता है कंपेंसेटेड पेंडुलम. ठीक है, ये बात समझ में है कि लॉस इन टाइम इक्वल टू गेन इन टाइम. देन एक होता है कंपेंसेटेड पेंडुलम. अभी जो सिंपल पेंडुलम था उसमें तो लेंथ बढ़ घट रही है, तो आपका टाइम का फर्क भी पड़ रहा है, लॉस गेन हो रहा है. जनरली सी वैसे देखा है तो क्या होता है कि जो पेंडुलम बॉब होता है वो थ्रेड से भी कनेक्ट किया हुआ होता है, तो थ्रेड का एक्सपेंशन नहीं होता है. मेटेलिक पेंडुलम होगा तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, पर बहुत सी जगह वैसा है मेटेलिक पेंडुलम की रिक्वायरमेंट ही होती है. तो यहाँ पे कंपेंसेटेड पेंडुलम किस तरह से होता है कि उसको कुछ जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, आइसोसेलेस मतलब यहाँ पे बेसिकली इधर ये हिंज्ड है सेंटर पे, और यहाँ पे बॉब कनेक्टेड होगा इस पे, तो ये इसके अबाउट इस तरीके से पूरा ये अरेंजमेंट. अभी तक तो क्या था, जस्ट एक पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे इसको एक रॉड का अरेंजमेंट बना के जहाँ से हिंज किया हुआ है, जैसे पहले तो एक इस तरह से हमने जोड़ा था, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट, ये इसके अबाउट वो कर रहा था उसे. यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऑसिलेट करेगा पूरा अरेंजमेंट, और यहाँ बॉब कनेक्टेड है. पर यहाँ पे हमारा एम क्या है कि वहाँ तो लेंथ चेंज हो रहा था, यहाँ हम ये डिस्टेंस सेम रखना चाहते हैं. अल्टीमेटली दिस इज द डिस्टेंस व्हिच वी वर बॉदर अबाउट, है ना. ये डिस्टेंस होना चाहिए. तो वहाँ पे सिंपल एक वायर था या रॉड, मेटल रॉड थी, पर यहाँ पे हम एक ऐसा अरेंजमेंट करके वी ट्राई टू मेंटेन कि इस तरह से लेंथ और कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल सेलेक्ट किए जाए. मटेरियल ऐसे सेलेक्ट किए जाए कि कोफिशिएंट कुछ उस तरीके का हो कि इंक्रीज अगर हो भी रहा है तो ये जो वर्टिकल इंक्रीज है ये ना, ये जीरो. तो जनरली ये कैसे अचीव करते हैं, मान लो कि ये एक आइसोसेलेस अरेंजमेंट है, इसका लेंथ L1 L1, इसका लेंथ L2 है. तो जब आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होंगे. लेकिन ऐसा हो कि ये जैसे ये इंक्रीज हुआ लेकिन ये वर्टिकल सेम रहे. तो उसके लिए एक्सपांशन को, जैसे इसका कोफिशिएंट मान लो α2 है, इसका α1 है जो दो रॉड्स है. तो हमें पहले डिस्टेंस बिफोर व्हेन इट वाज कैलिब्रेटेड एट सम टेम्परेचर T, जो स्टार्टिंग में बनाया था, उस समय क्या हो जाएगा, ये सपोज d डिस्टेंस है, तो d स्क्वायर इक्वल टू L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 4. Then when it is increased by delta T temperature, ये हम चाहते हैं सेम ही रहे, लेकिन द L1 will become L1 1 plus alpha 1 डेल्टा थीटा स्क्वायर हुआ तो ये 2 हो गया, माइनस L2 1 plus alpha 2 डेल्टा थीटा, है ना. इसकी नई लेंथ क्या होगी, L1 1 plus alpha डेल्टा थीटा, तो उसका स्क्वायर पहले ये हुआ
माइनस ये, लेकिन ये हमने देखा है कि इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उस तरह से। तो पहले तो ये दोनों इक्वेट कर दो, क्योंकि आपको ये चीज सेम रखनी है, मतलब उसी के बेसिस पे यू विल सेलेक्ट द रेशियो ऑफ द लेंथ। एंड क्वेश्चन जनरली आता है कि अगर ऐसा है, एक कंपनसेटेड पेंडुलम है, तो व्हाट रिलेशन शुड होल्ड बिटवीन द लेंथ ऑफ द रॉड्स एंड देयर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उनमें एक रिलेशन होना पड़ेगा। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, कर सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड, ये वाला जो था ये दिस इज क्वाइट स्मॉल, तो क्या रिलेशन क्या आएगा कॉपर का, तो ये अपना एक प्रॉब्लम भी होता है। मतलब कहीं का ये तो कंपेंसेटेड पेंडुलम के लिए हो गया, फिर कहीं का इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, कहीं का ये पूछते हैं, या उसके बाद वो चेंज होता है तब अल्फा का रिलेशन क्या होगा। पर ये जनरली कंपेंसेटेड पेंडुलम में एक आइसोसेलेस अरेंजमेंट है, पर ऐसा नहीं कि एक इक्विलेटरल अरेंजमेंट लेके भी अचीव कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब शायद जो रेशियो यहाँ पे आएगा उससे कुछ अलग आएगा। पर पहले एक कंपेंसेटेड पेंडुलम का जो आइडियली लेते हैं, करो क्या आएगा रेशियो, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, पर ये इस तरह से चेंजेस हुए कि ये डिस्टेंस सेम रही, तो आपका टाइम पीरियड रॉन्ग नहीं होगा, कि वो इस लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर 1 + 2 α1 डेल्टा थीटा माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 4। तो ये L1 स्क्वायर कैंसिल, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये हो गया L1 स्क्वायर 2 α1 डेल्टा थीटा, उधर जाके हो जाएगा L2 स्क्वायर बाई 4 2 α2 डेल्टा थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, L1 बाई L2 1/4 α2 बाई α1, L1 बाई L2 क्या हो गया 1/2 रूट आपको जो लेंथ सेलेक्ट करनी है और जो कोफिशिएंट सेलेक्ट होने चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि इनका लेंथ का रेशियो शुड बी हाफ ऑफ रूट ऑफ α2 बाई α1। ठीक है, L1 बाई L2, ठीक। हमने L2 ये लिया, L1 ये लिया, अब आपका L1 ही होता L2 ही होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग होता। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6 है वो यही दिया है, इसमें आपका लेकिन ये वाली लेंथ L1 दी है, ये L2 दी है, तो अगर उसके हिसाब से तो L2 बाई L1 क्या हो जाएगा 2 रूट α1 बाई α2। वहाँ पे उस वाले प्रॉब्लम में ये चीज L1 दी है, ये L2, तब ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, फिर एक है मेटालिक स्केल। मेटालिक स्केल भाई जनरली वैसे स्केल्स हम जो यूज करते हैं रेयरली वो जबकि देखा तो वो ड्यूरेबल ज़्यादा होंगे, टूटेंगे नहीं, प्लास्टिक के स्केल यूज़ करते हैं हम लोग, पर अगर मेटल स्केल यूज़ करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है उसकी, लेकिन उसमें क्या है कि एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा है, कि मेटल का एक्सपांशन कोफिशिएंट जो प्लास्टिक हो रहा है उससे ज़्यादा होता है। तो अगर आप मेटलिक स्केल आपके पास है तो हीट का अगर सब उसको करेक्टली कैलिब्रेट किसी टेम्परेचर पे किया गया मेटलिक स्केल, मान लो कि आपके पास एक मेटलिक स्केल है, ये इसका 0, ये इसका यूनिट लेंथ 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 है,
4 है, 5 एंड सो ऑन, एंड किसी एक टेम्परेचर पे करेक्टली कैलिब्रेटेड है। तो अगर आप इस स्केल से कोई चीज में मान लो कि ये सेंटीमीटर में, ये इसकी यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में, तो अगर आप सपोज कोई 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हो और इस स्केल से वो जब करेक्टली कैलिब्रेटेड है, स्केल रीडिंग 5 आता है, तो आप ये बोलोगे भी उस समय उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। आप बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हो, इसका एक यूनिट लेंथ क्या है, एक यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो आपने किसी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इस स्केल से मेजर किया, यहाँ पे आपने रखा, तो मान लो कि ये 1 आया, ये 2 आया, 3 आया, ये 4 यहाँ पे मीट किया, तो आपने बोल दिया भाई कि ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब लेकिन किसी टेम्परेचर, जो मान लो टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, ये स्केल जो है मेटालिक होने के कारण एक्सपांड करेगा। इसका जो ये यूनिट है, जो पहले 1 सेंटीमीटर था, 1 यूनिट था, ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो वो 0 से 1 है, लेकिन ये क्या होगा, एक्सपांड होके ये एक्सपांड हुआ, मान लो एक्सपांड होके ऐसा आ गया, और जो 1 था वो यहाँ पे आके दिखेगा तो 1 ही, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपांड हो गया। आप तो जब मेजर करो तो आप तो इसी नोशन में करोगे, आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, बट नाउ इट इज नॉट 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 प्लस 1 into 1 plus alpha delta theta, where delta theta is a change in temperature from the calibrated temperature। ये वाला चीज यहाँ कहीं आ जाएगा, 2 हो गया, एंड ये लास्ट में ये 8 आ गया बेसिकली, मतलब हर चीज हो गई। अब आपने इससे मेजर किया इसी डिस्टेंस को, तो आप तो स्केल रीडिंग इसी से मेजर करोगे, तो आपका सेम डिस्टेंस अब किससे आ जाएगा, जो चीज पहले 4 पे हो रही थी अब वो यहाँ पे कहीं होगी, तो ये तो बढ़ रहा है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे मेजर किया 3.85 मेजर किया, तो आप तो इसी नोशन में हो कि ये डिस्टेंस 3.85 है, क्योंकि आपकी स्केल रीडिंग क्या हुई 3.85। स्केल रीडिंग बेसिकली क्या होता है, लेंथ जो आप मेजर कर रहे हो डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ द स्केल। मान लो आप एक ऐसे स्केल से मेजर करो जिसका यूनिट लेंथ ही 2 सेंटीमीटर है, तो योर रीडिंग विल बी, व्हेन यू मेजर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, योर रीडिंग विल बी 2, क्योंकि ईच यूनिट इज 2 सेंटीमीटर, तो आपका रीडिंग ही आ गया, लेकिन ये स्केल रीडिंग आ गया, पर ट्रू लेंथ जो है डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या होगी 1 प्लस, अब यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं है, लेंथ इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस इज द स्केल रीडिंग, दिस इज द ट्रू डिस्टेंस, द ट्रू लेंथ बाय यूनिट लेंथ ऑफ द स्केल। तो आपको अगर सपोज कभी क्वेश्चन में दिया है कि भाई आपने एक 0 डिग्री पे कैलिब्रेट, किसी टेम्परेचर कैलिब्रेट किया, करेक्टली कैलिब्रेट किया, पर अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो आपकी लेंथ स्केल रीडिंग है जो होनी चाहिए उससे कम दिखेगी, कम कर दिया तो कंट्रैक्शन होगा। अच्छा, जो चीज़ एक्सपांड ज़्यादा करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा उसी केस में करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अब रीडिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, जो एक्चुअली लेंथ उससे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अब आप ऐसे चीज़ से मेजर करो जिसका 1 यूनिट इज नॉट 1 सेंटीमीटर, इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो आपको जो स्केल रीडिंग मिला, स्केल रीडिंग की जो भी लेंथ है ट्रू डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। तो आपको अगर यूनिट लेंथ मालूम है और स्केल रीडिंग मालूम, तो यू कैन मल्टीप्लाई देम एंड यू कैन गेट द एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तो आपने 2 पॉइंट को मेजर किया किसी स्पेस में, समटाइम यू आर मेजरिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आप किसी वायर को ही मेजर कर रहे हो किसी स्केल से, एंड वायर इटसेल्फ इज मेड ऑफ सम मटेरियल जो कि एक्सपांड करता है। मान लो आपके पास एक आयरन वायर है, यू आर मेजरिंग फ्रॉम अ कॉपर रूलर या एल्यूमिनियम रूलर, तो वहां पे अब क्या होगा, सपोज इसकी लेंथ पहले L0 थी, ओरिजिनली व्हेन दे वर कैलिब्रेटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस,
सेंटीमीटर स्केल, तो उस समय लेंथ ऑफ द वायर वाज L0। अब आपने टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री से 30 डिग्री से रेज कर दिया, तो पूछा है कि क्या रीडिंग आएगा। तो 20 डिग्री से जब रेज करोगे तो बी दिस थिंग विच इज टू बी मेजर इज आल्सो एक्सपांडिंग। तो आपका वो तो हो जाएगा L0 अल्फा आयरन डेल्टा थीटा, ये तो इसकी लेंथ हो गई। एंड उसे आप मेजर कर रहे हो एक रूलर से जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसकी यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा। तो ये तो हो गई वो लेंथ जो मेजर होने वाली है, ये हो गया 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा, और ये हो गई स्केल रीडिंग। If your expansion of the aluminum is more than iron, although your length is still increased, length of the iron wire is increasing, but because your ruler is increasing more, so your scale reading will be less. आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपका हीट करने के बाद भी आयरन छोटा हो गया, वायर छोटा हो गया, क्योंकि आपका स्केल का जो एक्सपांशन है वो ज़्यादा है देन द वायर। अगर इस एल्यूमिनियम का कम है देन आयरन, तो ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा, तो आपका जो लेंथ आया उससे और ज़्यादा स्केल रीडिंग दिखेगा। और अगर दोनों ही सेम मेटल के हैं तो दोनों लेंथ बढ़ रही है पर स्केल रीडिंग आपकी ऑलवेज L0 ही दिखाता जाएगा। प्लीज आपका स्केल भी बढ़ रहा है और संग में वायर भी बढ़ रहा है, तो इस तरह से भी प्रॉब्लम किस तरीके का उसको डिपेंड करता है। और कम करेंगे टेम्परेचर तो आपका यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, तो स्केल रीडिंग जो एक्चुअल है उससे ज्यादा दिखेगा। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आता है बाई मेटलिक स्ट्रिप। बाई मेटलिक स्ट्रिप, बाई मेटलिक स्ट्रिप क्या है कि दो डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स को आपस में रिवेट कर देना। जैसे एक आपके पास है सपोज कॉपर स्ट्रिप और एक है एल्यूमिनियम स्ट्रिप, आपस में इनको रिजिडली ज्वाइन कर देना। ये अल्फा एल्यूमिनियम अल्फा कॉपर, लेट्स से अल्फा एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा होता है अल्फा कॉपर से। तो अभी ये जो स्ट्रिप आपने बनाई है बाई मेटालिक स्ट्रिप, इट इज स्ट्रेट, लेकिन अब आपने इसको टेम्परेचर चेंज किया, यू हीटेड इट एंड टेम्परेचर राइज डेल्टा थीटा हुआ। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिवेट है तो एक्सपांड तो दोनों एक दूसरे को से आगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपने बहुत रिजिडली इनको कनेक्ट कर दिया। तो रिजिडली कनेक्ट किया तो एक एक्सटर्नल फोर्स इनको एक दूसरे से रिलेटिवली स्लिप तो नहीं होने देगा। लेकिन एक्सपांड इसमें इसको ज़्यादा एक्सपांड होना है, इसको कम एक्सपांड होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सपांड और कम एक्सपांड होगा, और लेकिन इसके जो एजेस हैं वो सेम ही जगह पे रहने चाहिए, तो ये बेंड कर जाएगा। एंड बेंडिंग विल बी लाइक दिस कि जो हायर अल्फा वाला है व्हेन वी आर हीटिंग, क्योंकि जो ये कॉन्वेक्स साइड कहलाती है, ये कॉनकेव साइड। तो अगर ये इसका रेडियस ऑफ कर्व सेंटर है, सेंटर पॉइंट, तो इसकी लेंथ आर्क लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो जिसका अल्फा ज़्यादा है वो
आपका कॉन्वेक्स, उसका ये कॉन्वेक्स हट जाएगा और ये अलग कॉन्केव साइड, तो ये हायर अल्फा वाला हो जाएगा। पर अगर आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा? टेम्परेचर कम किया तो जिसका अल्फा ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होना है। जब टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज किया तो इसका लेंथ ज़्यादा बढ़ना है, पर अगर टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा? टेम्परेचर कमेगा भी, इसका ही लेंथ ज़्यादा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी देन कॉपर। तो ये बेंड इस तरफ होगा कि कॉपर विल बी जो है दैट विल बी टुवर्ड्स कॉन्वेक्स साइड। तो ये आपका तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये आपका कॉपर हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, एंड ये कॉन्वेक्स। अच्छा, अब एक चीज है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम भी करते हैं ऐसे कि इसका ऐसा अगर सिचुएशन, ऐसा इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज पहले, आजकल तो जो गीजर्स हो रहे हैं उसमें थर्मोस्टेट या डिजिटल कैलिब्रेशन और यूज़ होते हैं, लेकिन पहले क्या था कि थर्मोस्टेट्स और यूज़ करने के लिए भाई गीज़र में पानी गर्म हो रहा है पर खुद बंद हो जाना चाहिए कनेक्शन। यानी अगर जैसे आपके पास मान लो कि ये यहाँ पे एक सर्किट को इनकम्प्लीट होना पड़ेगा, तो सब यहाँ एक मेटलिक स्ट्रिप कनेक्ट की हुई है, मान लो कि आपके पास एक बाई मेटलिक स्ट्रिप इस तरीके की है। तो अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टेम्परेचर राइज कर रहा है तो आपके पास मान लो ये यहाँ पे मेटलिक स्विच है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इधर एक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जिसका अल्फा ज़्यादा है, मतलब पहले मान लो कि ये ऐसा स्टेप था, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इस तरीके से बेंड होगा, ये ऐसे बेंड होना शुरू होगा। तो सपोज इधर एक स्विच इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हुआ? ये बेंड हुआ। तो जब बेंड हुआ तो क्या हो जाएगा? ये बेंड हुआ तो एक समय आया कि जब टेम्परेचर 70 डिग्री हो गया तो आपके पास ये अभी गर्म, ये ऐसा है हीटअप हो रहा है, तो ये स्विच से कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड है, तो अभी हीट हो रहा है, पर जैसे जैसे हीट हो जाएगा तो क्या होगा? ये बेंड होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे बेंड होगा तो क्या होगा? स्प्रिंग है तो कांटेक्ट रहेगा कुछ देर तक, स्प्रिंग इसको जैसे ये इधर हुआ तो ये इधर आ गया, पर एक समय ऐसा आएगा क्योंकि बेंडिंग तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है, तो वो जैसे बेंड होता जा रहा है तो उस कांटेक्ट से दूर होता जा रहा है, तो स्प्रिंग के वैल्यू मतलब लेंथ मेंटेन करेंगे, तो एक समय मान लो 70 डिग्री पहुंच गया तो उसके बाद वो कांटेक्ट लूज हो गया क्योंकि वो बेंड होके क्या हो गया? अपने आप ही दूर हो गया, तो आपका गीजर ऑफ हो गया। अब मान लो कि आपने पानी निकाले, वापस ठंडा पानी वापस अंदर आया, तो फिर से ये क्या होगा? अगेन टेम्परेचर कम हो गया तो वापस सीधा हो जाएगा, तो फिर से कांटेक्ट मेंटेन हो गया, और फिर वही चीज। तो अब तो वो चीज डिजिटली मैनेज होती है, लेकिन पहले ये इस तरीके से स्विचेस बनाते थे थर्मोस्टेट के कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टू स्ट्रिप्स कि वो टेम्परेचर बढ़ने घटने से बेंड हो सकते हैं, तो उसको यूज़ करके कांटेक्ट अपने आप कुछ देर टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाए, फिर लूज हो जाए, तो उस तरीके से कि टेम्परेचर बढ़े तो ऐसा सिचुएशन हो कि वो धीरे धीरे लूज होते हुए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांटेक्ट हट जाए, और फिर वापस कम हो तो वापस वो मेंटेन हो जाए। तो आपका अगर मेन स्विच ऑन भी है तो भी गीजर ऑफ ऑन होता रहेगा। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे जो आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रिप्स ऐसी हैं, अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं,
तो इसको अगर डेल्टा थीटा से इंक्रीज किया गया टेम्परेचर और ये लेंथ आपकी डी दी है, सपोज दिस लेंथ इज गिवन एज, थिकनेस इज गिवन एज डी, मान लो ये ऐसा ही दिया है, ये डी दिया हुआ है, ये भी डी है, अल्फा एल्यूमिनियम ग्रेटर देन अल्फा कॉपर दिया हुआ है। तो बताना है कि जब डेल्टा थीटा से टेम्परेचर राइज होगा तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस बाइमेटेलिक, इसको बोलते हैं बाइमेटेलिक स्ट्रिप। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसमें क्या होगा, जब ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप आपका ऐसा हो गया, सपोज दिस एंगल इज फाइन, ये डी है, ये भी डी है, तो इसका जो एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्चुअली ये हुआ आर, आपको निकालना आर है, ये एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका एम है निकालना। इस वाले स्ट्रिप के लिए वो हो जाएगा आर प्लस टी बाई 2 और इस वाले के लिए आर माइनस डी बाई 2, या इसका थिकनेस पूरे का डी है तो देन इट विल बी, मतलब ये डी और ये डी है, 2d है, तो वैसे पर गए सपोज ये डी और ये डी, तो ये डी बाई टू। तो इसमें जो अपर स्ट्रिप है जैसे एल्यूमिनियम, तो इसका जो आर्क लेंथ है, तो इसका पहले तो आपने डेल्टा थीटा से राइज किया, तो ओरिजिनल लेंथ स्ट्रिप की सपोज एल नॉट थी, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा, ये न्यू लेंथ होगी इसकी। इन द टर्म्स ऑफ ये आर्क हो गया, तो आर्क लेंथ क्या लिखते हैं, आर थीटा। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका बाइमेटेलिक स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है इसके सेंटर से, लेकिन अपर स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आर प्लस डी बाई 2 5 आर थीटा, और इसका कितना होगा नया लेंथ, एल नॉट पहले था जब स्ट्रेट था 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा इक्वल टू आर डी बाई 2। ये आर एक्चुअली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाइमेट्रिक स्ट्रिप का, लेकिन जब हम अपर स्ट्रिप ले रहे हैं तो उसकी लेंथ ये वाली है, तो उसका एवरेज रेडियस उसके सेंटर को लिया, तो वो क्या हो जाएगा आर प्लस डी बाई 2, और इसके लिए इसका सेंटर आर माइनस डी बाई 2। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा आर प्लस डी बाई 2 आर माइनस डी बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आर माइनस डी बाई 2। एक बार सॉल्व करो, पहले एक बार आर निकालो, आर की वैल्यू निकालो एक बार, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको इधर करके एक बार आर सॉल्व करो।
ये क्या हो जाएगा, R माइनस d/2 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा R माइनस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा d/2 इज R प्लस R अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा d/2 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा d/2। R एक कैंसिल हुआ, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा, इधर लाओ तो d हो गया, d/2 d हो गया, तो ये हो जाएगा R अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा थीटा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। इधर आएगा तो ये हो जाएगा d/2 और इधर हो जाएगा ये प्लस d/2 डेल्टा थीटा अल्फा कॉपर प्लस अल्फा, है ना, ये इधर क्या हो जाएगा d/2 अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा प्लस हो जाएगा, और ये d/2 d हो गया। तो r की वैल्यू क्या होगी, R हो गई वैल्यू आपकी d प्लस d/2 डेल्टा थीटा अल्फा कॉपर प्लस अल्फा एल्यूमिनियम बाई अल्फा एल्यूमिनियम माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। तो अगर d कॉमन ले रहे तो ये 1 प्लस 1/2 भी हो गया। तो वैसे तो ये एक्सप्रेशन हो गया, इसका एक्सप्रेशन हो गया d1 प्लस डेल्टा थीटा अल्फा कॉपर प्लस अल्फा/2 अल्फा एल्यूमिनियम माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है कंपेयर टू 1 काफी छोटी होती है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिखते हैं d/2 because this value is much lesser than 1। वैसे तो एक्सप्रेशन ये कहेगा, ये भी पूछा होता है, ये भी दिया होता है। तो समटाइम इसके क्वालिटेटिव पॉइंट से दिया होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन अल्फाज ऑफ स्ट्रिप्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना आपका डिफरेंस ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। लॉजिकल भी है, इक्वल होने का मतलब क्या होगा, एक ही मेटल हो गया, तो एक ही मेटल तो बेंड ही नहीं हुआ, जब चीज बेंड ही नहीं हुई तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया। दैट कैन बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज स्फीयर। चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बेंडिंग आपका कम होगा। तो इस तरह वही है कि आपका बेंडिंग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होगा, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इस वाले केस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का मतलब ये चीज़ ज़्यादा बेंड होगा, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना बेंड, जितना ज़्यादा बेंड होगा जितना कम होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम होगा, जितना कम बेंड होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े लार्ज सर्कल का आ रहा है। तो ये भी कहीं का पूछ लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, फिर एक सिनेरियो हो गया आपका, फिर एक सिनेरियो और है लीनियर एक्सपांशन में ही, और उसी से फिर ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप का भी एक क्वेश्चन बनता है, पर उससे पहले जैसे अगर आपके पास दो रिजिड वॉल्स हैं, उसके बीच में एक मेटेलिक रॉड है, लेंथ L,
अल्फा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और अभी ये इससे रिजिडली कनेक्टेड है वॉल से, रिजिड वॉल्स हैं, लेकिन राइट नाउ द रॉड इज नॉट अंडर एनी टेंशन, ना उसमें कंप्रेशन लग रहा है ना टेंशन फोर्स है, जस्ट इससे कनेक्ट किया हुआ है। अब लेकिन आपका टेम्परेचर राइज करना शुरू हुआ, तो अगर टेम्परेचर राइज करता है डेल्टा थीटा से, तो अगर ये रॉड फ्री होती तो इट वुड एक्सपांड, थर्मल एक्सपांशन होगा, तो थर्मल एक्सपांशन होगा तो दैट थर्मल, अगर मान लो कि ये नहीं होता तो थर्मली एक्सपांड करता ही है, रिलेटिवली इतना एक्सपांड किया, तो ये वैल्यू कितनी होती, डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो एक्सपांशन कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन ये थर्मल एक्सपांशन होता, पर वॉल्स रिजिड है तो एक्सपांशन ऑब्जर्व नहीं होता। कहीं कहीं पे अगर वॉल्स रिजिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है, तो बहुत हम देखते भी कि गर्मियों में कोई रॉड अगर कनेक्टेड है तो वहाँ पे वो टूट जाता है, अंदर चला जाता है। लेकिन अगर वॉल्स रिजिड है, स्ट्रॉन्ग एनफ है, तो दे विल प्रोवाइड, जब ये रॉड एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा होगा, तो रॉड द वॉल विल एक्सर्ट अ कंप्रेसिव फोर्स इन पेयर्स, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा। तो जब एक इस तरीके से फोर्स लगता है पेयर में, अकेला एक फोर्स स्ट्रेस डेवलप नहीं करता, मोशन प्रोड्यूस करता है, पर जब दो इक्वल, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहे, तो ये फोर्स लगा रहा है, तो ये आपका एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रेस का फोर्स एफ ही होगा, क्योंकि जब फोर्सेस पेयर में लगते हैं एफ और एफ, तब स्ट्रेस में जो फोर्स लेते हैं वो आपका एक ही एफ लेते हैं, लेकिन इससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हमें मालूम है कि अगर सपोज इस, तो क्योंकि ये अलोंग द लेंथ है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स या लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स है, विच विल डेवलप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी आएगा, इलास्टिक स्ट्रेन। मान लो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस रॉड का y है, तो वी नो दैट इलास्टिसिटी मॉडुलस जो होते हैं दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर y है तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो y जो है वो हो जाएगा आपका स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल f, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मान लो इसका a है। स्ट्रेन यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हो तो क्या स्ट्रेन आपका कंप्रेशन में आएगा, तो लेट दैट स्ट्रेन इज डेल्टा एल ई, इलास्टिक मैग्नीट्यूड, इलास्टिक स्ट्रेन बाई एल। तो डेल्टा एल ई कितना हो जाएगा, मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो फोर्स लगा रहा है ये एक्सपांड होता, पर ये फोर्स लगा रहा है तो वापस कंप्रेस कर रहा है, तो डेल्टा एल ई की वैल्यू हो जाएगी एफ एल बाई ए वाई। और अगर फाइनली यहाँ पे कोई इसमें वॉल्स में इंप्रेशंस नहीं आए, कोई अंदर चीज नहीं गया ना, कभी कभार ऐसा होता है कि इन द विंटर सीजन आप जिस अगर वॉल कमजोर है तो उसमें कभी कभार उसकी जो पपड़ी है बाहर निकल आती है, तब वो कंप्रेस करे तो टेंशन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी आपके इंप्रेशंस नहीं है, तो यानी जितना स्ट्रेन थर्मल एक्सपांशन होना चाहिए था दैट इज बैलेंस्ड बाय इलास्टिक कंप्रेशन, इलास्टिक स्ट्रेन जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण आया, तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा थीटा एफ एल बाई ए वाई। तो आपका कोई पूछे कि ये तो हो गया, कोई पूछे व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होना पड़ेगा एक्सपांड, तो ये फोर्स पूछे तो क्या हो जाएगा ए वाई अल्फा, दैट शुड बी द फोर्स। स्ट्रेस कितना हो जाएगा एफ बाई ए कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इस तरीके से
समटाइम अगर ये कंपोजिट रॉड हो, अगर आपके पास एक कंपोजिट रॉड है, L1 लेंथ है, अल्फा 1 है, y1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L2 है, अल्फा 2 है, y2 है, तो लेकिन जो टोटल लेंथ है बाद में भी सेम रहा, तो इसमें दो सिनेरियो है। एक तो ये हो सकता है कि टोटल लेंथ सेम रहा लेकिन एक रॉड एक्सटेंड हुआ, एक रॉड कंप्रेस हुआ, पर मिलके नेट इलास्टिक कंप्रेशन इक्वल टू थर्मल एक्सपांशन से, अगर फाइनली केवल इतना चीज है कि टोटल लेंथ सेम रहा, तो यानी E1 एक्सटेंशन प्लस थर्मल कंप्रेशन इक्वल टू E2 या E1 प्लस E2 इज C1 प्लस C2 नेट कंप्रेशन। तो जैसे E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा उस केस में, अगर केवल लेंथ अलग अलग हो रही है लेकिन टोटल, तो पहले इक्वेशन E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, E1 कितना है कंप्रेशन का वैल्यू कितना था Fn, अच्छा फोर्स यहाँ F लग रहा है तो ये भी F ही लगाएगा, ये सब पेयर्स में सेम ही लगेंगे, तो F L1 बाई A y1, F L2 बाई A y2, ये हो गया कंप्रेशंस। और थर्मल एक्सपेंशंस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस, ये तो हो गया इक्वेशन, ये तो होगा ही। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि दोनों रॉड की लेंथ भी सेम रहती है, तो उसका मतलब क्या है कि अलग अलग कंप्रेशन और एक्सटेंशन भी इक्वल है। भाई जैसे फर्स्ट रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, L1 डैश इक्वल टू L1 प्लस E1 माइनस C1, तो अगर इसकी लेंथ भी L1 और दूसरे का L2 डैश L2 प्लस E2, अगर अभी तो हमने क्या यूज किया कि टोटल लेंथ L1 डैश प्लस L2 डैश क्या है, L1 प्लस L2, तो वेदर E1 C1 इक्वल है या E2 C2 इक्वल है नहीं, इससे मतलब नहीं है। अगर इन दोनों का ऐड करो तो क्या आएगा, L1 प्लस L2 विच इज L1 प्लस L2 E1 प्लस E2 माइनस C1 प्लस E2, तो इट विल बी E1 प्लस E2 इक्वल टू C1 प्लस C2 एट ऑल केसेज, अगर टोटल लेंथ सेम रहता है। लेकिन अगर दोनों की लेंथ भी सेपरेटली सेम रहती है तो एक्स्ट्रा रिलेशन क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू C1 एंड E2 इक्वल टू C2। और अदरवाइज अगर दोनों सेम नहीं है तो आप कोई ये भी हो सकते हो, कोई पूछे कि भाई एक तो रिलेशन ये हो गया, नया लेंथ कितना है, तो L1 डैश इज L1 प्लस E1 माइनस C1 और एक L1 प्लस L2 प्लस E2 माइनस C2, तो एक में E1 प्लस E1 माइनस C1 जो है वो पॉजिटिव आएगा, एक्सटेंड करेगा, एक में नेगेटिव, तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, टोटल सेम रहेगा। तो इस तरीके से तो एक प्रॉब्लम ये देखो ट्राई मेटालिक स्ट्रिप का, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे। एक ये क्वेश्चन देखो, 2 स्टील बार्स ये इलस्ट्रेशन 5 पेज 7, two steel bars and an aluminium bar of equal length जनरली दिस इज सिचुएशन व्हेन, अभी हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप देखा था, ट्राई मेटालिक है, लेकिन इसमें क्या है कि दो अपर सबसे टॉप पे और बॉटम पे जो है वो एक जैसे मेटल है और बीच में एक दूसरा मेटल है, सैंडविच हो गया उनके बीच में। तो इसमें जैसे बाई मेटालिक में वी कैन नॉट अचीव कि टेम्परेचर बढ़े तो बेंडिंग ना हो, हियर वी कैन अचीव। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होगा ऐसे, ये बाई मेटालिक,
पर ये वाला बाई मेटेलिक ऐसे एक्सपांड करेगा, तो दोनों एक दूसरे को करके सेम रह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि टू स्टील बार्स एंड एल्यूमिनियम बार ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड रिजिडली एट देयर एंड्स एज शोन। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम आर दिस एंड दिस and their young modulus are ys and ya. If the system is heated by delta T, find the increase in length of the system. आपको सिस्टम में क्या इंक्रीज इन लेंथ होगा? तो एक चीज देखो, अल्टीमेटली ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये बेंड नहीं करेगा, ऐसे अरेंजमेंट को ये बेंड नहीं करेगा, पर इंक्रीज तो होना है थर्मल एक्सपांशन। तो एल्यूमिनियम जो है हीट करने पे एक्सपांड कर रहा है, स्टील भी एक्सपांड कर रहा है, बट एल्यूमिनियम बीइंग मोर एक्सपांसिबल विल थर्मली एक्सपांड मोर, मतलब वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो स्टील से ज्यादा आगे जाए। मतलब अगर केवल थर्मल एक्सपांशन सोचे तो एल्यूमिनियम आगे जा रहा होगा देन स्टील, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, ये रिलेटिवली स्टील के इधर स्लिप कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स अल्टीमेटली सबको बराबर ही एक्सपांड करना है। तो ये जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो स्टील इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि अल्टीमेटली वो कंप्रेशन फोर्स का काम करेगा, F यहाँ लगेगा। सिमिलरली ये वाली सरफेस भी इससे आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो इस पे F यहाँ लगेगा। एंड द सेम लॉजिक, तो ये आपके और जो स्टील है वो रिलेटिवली पीछे रह जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जब इस पे ऐसे लगा तो उस पर क्या लगेगा, आगे की तरफ। इस जो एल्यूमिनियम वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो रिलेटिवली स्लिप कर रहा है, तो क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन को यहाँ लगेगा और इस पे इधर लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। दूसरा वाला नीचे का सिचुएशन वैसे ही होगा, तो ये हो गया, इस पे ऐसे लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा, थर्मली एक्सपांड दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अल्टीमेटली दोनों का जो एक्सटेंशन है वो सेम ही है, तो इसमें थर्मल एक्सपांशन भी है और इलास्टिक कंप्रेशन है। इसमें थर्मल एक्सपांशन है और इलास्टिक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे ये दोनों लेंथ क्या होगी, जो चेंज इन लेंथ है वो सेम हो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका थर्मल एक्सपांशन कितना होगा, एल्यूमिनियम का कितना दिया है, स्टील का कितना दिया है, स्टील का लेंथ दिया है या एल, पहले तो एल ही था, तो इसका हो जाएगा मतलब थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील प्लस इलास्टिक एक्सटेंशन ऑफ स्टील इक्वल टू, ये आपका चेंज इन लेंथ है, इक्वल टू थर्मल एक्सपांशन ऑफ एल्यूमिनियम माइनस इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील क्या होगा, एल अल्फा एस डेल्टा टी। इलास्टिक एक्सटेंशन का एक्सप्रेशन क्या था, एफ ए एफ एल बाई ए वाई एस। यहां पे एल अल्फा ए एल डेल्टा टी माइनस 2f एल ए, यहां पे फोर्स कितना हो गया पेयर का, इससे आप निकाल लोगे F। इससे क्या है, पहले आप इसको सॉल्व करके F निकालेंगे, फिर बाकी सब आपको मालूम है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द, कोई पूछा व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस ऑन द अपर एंड लोअर रॉड, लोअर स्ट्रिप, तो दैट इज F बाई, उसको थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ जो स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है ना, वो हो क्यों रहा है, तो थर्मली एक्सपांड होने की कोशिश हो रही है, तो थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इसके लिए है F बाई ए,
इसके लिए 2F/E, इस वाले रॉड के लिए क्या है 2F/E, तो ये नेट फोर्स तो 2F होगा ना जो एल्यूमिनियम पे लगा है। तो ये पर आप यहाँ पे अगर आपको निकालना क्या है चेंज इन लेंथ, पहले F सॉल्व कर लो इससे और फिर किसी भी एक इक्वेशन, क्योंकि ये भी डेल्टा एल है ये भी डेल्टा एल है, दोनों तो इक्वल ही है, ये तो हमने यूज किया है, तो किसी भी जगह F की वैल्यू रख दो आपको चेंज इन लेंथ आ जाएगा, प्लस L कर दो तो न्यू लेंथ ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। F निकाल दो तो फोर्स आ जाएगा, अपर एंड बॉटम पे F लग रहा है, मिडिल वाले पे 2F लग रहा है, स्ट्रेस अपर एंड बॉटम पे F/A है और मिडिल वाले पे 2F/A, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो ये चीज ठीक है। इसमें आप बेसिकली ज़्यादातर इसमें एक चीज़ और होती है कि जब हम लिक्विड मतलब अभी तो हमने ज़्यादा लीनियर एक्सपांशन देखें, तो वॉल्यूम एक्सपांशन करते समय जो बॉयंसी फोर्स होते जो अफेक्ट करता है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो देख के फिर आगे कैलोरीमेट्री में चले जाएंगे। आज जाके आप इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे एक्चुअली उसी, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के कर सकते हो, एंड इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस तो ये कराई दिए मैंने। इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 देखना, टेस्ट नेक्स्ट क्लास के बाद अटेम्प्ट करना फिर सबमिट करना। इसमें वो वाले बॉयंसी फोर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो वाले अभी नहीं, अगर आता है तो कर सकते हो, लेकिन वो वाला भी मैं बताया नहीं हूँ, नेक्स्ट क्लास बताऊँगा। अब थ्रेशोल्ड के जो क्वेश्चन हैं बाकी चेक कर सकते हो, मतलब अब थ्रेशोल्ड के जो क्वेश्चन छोड़ के बाकी चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो।